गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हेडिंग कल आपने डाल ली थी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में मैंने ये बता दिया था कि जब भी कोई प्रश्न आता है कि अंबेडकर के शब्दों में भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो या भारतीय संविधान की आत्मा अंबेडकर के शब्दों में, तो हमेशा आपका उत्तर अनुच्छेद 32 होता है। इसी अनुच्छेद 32 पर बात करने के लिए आज हम आपके साथ हैं। इसकी हेडिंग लिखिए, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फ्रीड बाय दिस पार्ट। इस भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं उनको प्रवर्तित कराने, लागू कराने, प्रवर्तित मतलब लागू, इन्फोर्स। ये लिख तो दिए गए ये अधिकार होंगे, लेकिन उन अधिकारों का लाभ किसी को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस नजरिए से कि इनका उपचार कैसे होगा। यदि किसी के इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसको यह अधिकार कैसे प्राप्त होंगे, इनके उपचार संबंधी व्यवस्था इस अनुच्छेद 32 में की गई है। पहला पॉइंट इसका कहा गया कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। कौन सा राइट आपको मिलता है? The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed। क्या कहा गया? यदि इस भाग में दिए गए अधिकारों को लागू कराना है तो उसके लिए आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 को अगर जो शॉर्ट में हम समझें, एक लाइन में कहें, तो अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने के अधिकार की वकालत करता है। अगर जो किसी के भी मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और वह उनको लागू कराना चाह रहा है तो वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है। पहले पॉइंट में ये बात कही गई। दूसरे पॉइंट में कहा गया, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। दूसरी बात क्या कही गई कि इन अधिकारों को दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय को जैसी जरूरत होगी उस आधार पर वह आदेश और निर्देश जारी करेगा, जिसमें कुछ रिट के नाम लेकर कहा गया। 5 रिट की अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट होंगे। इन 5 रिट की वकालत की गई है। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, provision, quo warranto, and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the right conferred by this part। ठीक, ये बात सेकंड पॉइंट में कही गई। अभी हम सिर्फ अनुच्छेद क्या कहता है ये बता रहा हूं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन आपके साथ करूंगा। तीसरा पॉइंट जो अनुच्छेद 32 का है वो कहता है, उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। क्या कहा गया? Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by Clause 1 and 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable
बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 2। क्या कहा गया कि जो इस अनुच्छेद 32 के भाग 2 में रिट जारी करने की शक्ति दी गई है उच्चतम न्यायालय को, ऐसी ही शक्ति अगर जो संसद कानून बनाकर चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। इस बात का अर्थ ये होता है कि अभी रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। यहाँ पर चूंकि 32 में हम उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं, 226 में उच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है और कहा गया कि यदि संसद कानून बनाकर चाहे तो बेटा सौरभ अभी क्लास में हूं लाइव, मैं फोन करता हूं। क्या बता रहा था कि हाँ, अभी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है अनुच्छेद 32 से उच्चतम न्यायालय को, 226 से उच्च न्यायालय को। और इसी 32(3) में कहा गया कि संसद कानून बनाकर चाहे तो यह शक्ति किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। अगर जो संसद विस्तार करे शक्ति का न्यायालय की, तो रिट जारी करने की शक्ति अन्य न्यायालयों को भी हो सकती है। और फोर्थ पॉइंट है 32 का, इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। इस संविधान में दिए गए उपबंध, अर्थात जैसे कि मूल अधिकारों का निलंबन कब होता है, जब आपातकाल लगता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, उसके अलावा कभी भी इस संविधान में दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए तो निलंबित किया जा सकता है, नहीं तो इस अनुच्छेद 32 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अर्थात अनुच्छेद 32 जनता के पास, व्यक्तियों के पास हमेशा रहता है। अब हमने अनुच्छेद 32 जो कि ओरिजिनल संविधान में लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या पॉइंट हैं, ये मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिए। ठीक है, यहां तक जो बातें कही गई वो सुनने में बहुत आसान थी, समझने के लिए इनकी बड़ी व्याख्या की जरूरत है। अब अनुच्छेद 32 की व्याख्या हम आप लोगों के साथ करते हैं। आप लोगों के मन में जो प्रश्न आए वो आप हमारे साथ डालते हैं। पहली चीज तो ये याद रखना कि मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए यह अनुच्छेद है, और मूल अधिकारों में इतनी अच्छी बातें कही गई जो पिछले 10 क्लासेस में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि आपको समानता का अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार होगा। इन सब अधिकारों को अगर कोई भी आपसे छीनता है तो उनको बचाए रखने के लिए आपको अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाने का अधिकार होगा। अब अगर जो आप कहें कि तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, तो मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूं कि जो सामान्यतः हमारे यहाँ कोर्ट की व्यवस्था है, वो हमने बताया था न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका में हमने बताया था यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, नीचे ये हमारे हाई कोर्ट की स्थिति बनती है, एचसी, और उसके बाद लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सामान्यतः यदि आपके साथ कोई भी गलत कार्य होता है और आप न्याय चाहते हैं तो आप कहां जाते हैं, सबसे पहले लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, जब यहां से आपको जो न्याय मिलता है उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तब आप जाते हैं हाई कोर्ट। ठीक, हाई कोर्ट से निर्णय होने के बाद आगे जब आपको न्यायपालिका का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि बहुत विशेष परिस्थितियों में ही आप उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे पाते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए निश्चित दिशा निर्देश हमारे संविधान में और व्यवस्था में तय किए गए हैं, जिनके आधार पर ही आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हो। तो कोई केस पहले आप यहाँ पे अपना सुनवाते हो, कई साल की कानूनी प्रक्रिया चलती है, फिर आप उच्च न्यायालय जाते हो, और उच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद आप सहमत नहीं हैं तो भी बहुत कठिन है उच्चतम न्यायालय जाना। मतलब इस प्रक्रिया में आपको कई साल की प्रक्रिया लगती है और फिर भी गारंटी नहीं होती कि आपको वहां अपील करने को मिलेगी ही। इसकी तुलना में अनुच्छेद 32 जो कहता है कि यदि आपके एफआर का उल्लंघन होता है,
अनुच्छेद 32 जो कहता है कि यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि जो प्रक्रिया इतनी कठिन है वो 32 के आधार पर भाग 3 के किसी अधिकार के उल्लंघन पर सीधे आपको वहां जाने की अनुमति दे देती है, इसलिए इसका यह महत्व है। अब 32 जब आप जाते हो 32 के आधार पर, तो उच्चतम न्यायालय क्या काम करेगा कि आपके उन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, संरक्षा के लिए जो मूल अधिकार भाग 3 में आपको प्राप्त है, उच्चतम न्यायालय रिट जारी करेगा और उच्चतम न्यायालय एफआर के संदर्भ में 5 रिट जारी करेगा। हेबियस कार्पस, मैंडामस, क्वो वारंटो, सर्स्यूरेरी, प्रोहिबिशन, ये 5 रिट जारी करेगा एफआर के संदर्भ में एससी। अब यहीं पे एक दूसरी बात बता रहे कि जब हाई कोर्ट को हमने रिट जारी करने का अधिकार दिया 226 में, आप कब हाई कोर्ट किससे जाते हैं? तो 226 से आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। लोअर कोर्ट तो आप ऑल कंडीशन में जा सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप लोअर कोर्ट जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 226 से सीधे सुप्रीम कोर्ट, 32 से सीधे सुप्रीम कोर्ट, 226 से हाई कोर्ट। ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझा दी। यहां तक बात समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आसान सी बात है। अब इससे आगे की बात, एक पॉइंट आता है जो बड़ा ही ट्विस्टिंग है, और मैं कहता हूं कि सिविल सेवा की तैयारी के दौरान ये याद रखना कि कमीशन का एक ही लाइन में अपना उद्देश्य होता है कि जो टेढ़ा है वो मेरा है। सीधे सीधे प्रश्नों को कभी भी कमीशन नहीं संबोधित करता। वो छोटे इम्तिहानों में जो सामान्य परीक्षाएं होती हैं भर्ती की, उनमें पूछे जाते हैं। सिविल सेवा में हमेशा ऐसे ही प्रश्न कमीशन पूछता है जो थोड़े टेढ़े होते हैं, ट्विस्टिंग होते हैं, जिनके बारे में सीधे सीधे आप कुछ नहीं कह पाते, जहां कुछ बात घूम जाए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात घूमती है, एक लाइन कही जाती है कि रिट जारी करने के संदर्भ में, ध्यान से सुनिएगा, शब्दों पर विशेष ध्यान रखिएगा, कि रिट जारी करने के संदर्भ में उच्च न्यायालय की शक्ति उच्चतम न्यायालय से अधिक प्रतीत होती है। मुख्य परीक्षा के लिए यह प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि रिट जारी करने के संबंध में उच्च न्यायालय की शक्ति उच्चतम न्यायालय से अधिक प्रतीत होती है। यह ध्यान रखिएगा, है नहीं, प्रतीत होती है। किस आधार पर प्रतीत होती है? तो उसका आधार यही कहा जाता है कि चूंकि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को सिर्फ एफआर के संदर्भ में रिट जारी करने की शक्ति है, किंतु 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार और अन्य अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने की शक्ति है। तो चूंकि हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किसमें है? हाई कोर्ट और सभी मामलों में रिट जारी कर सकता है, ये 5, और लोअर कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है ही नहीं अभी भारत में। ये हमने कोर्ट जाने की प्रक्रिया इधर से बताई, इधर रिट जारी करने की प्रक्रिया बताई। अब अगर जो इसको आप समझ जाएं कि सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है सिर्फ एफआर के मामले में, हाई कोर्ट एफआर के साथ साथ ऑल में कौन आएगा? एफआर, सीआर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट या स्टैट्यूटरी राइट, ऐसा एंड अदर, इन सभी मामलों में रिट जारी करने की शक्ति रखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय की तुलना में अधिक प्रतीत होती है। नहीं, बाप हमेशा सुप्रीम कोर्ट है, बेटा है हाई कोर्ट, लेकिन रिट जारी करने के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी शक्ति ज्यादा है। यहां तक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 32 क्यों ज्यादा ताकतवर है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अनुच्छेद 32 से ही उच्चतम न्यायालय ये रिट जारी करने की शक्ति पाता है, मूल अधिकारों की रक्षा करता है। इसीलिए एक प्रश्न और आता है कि मूल अधिकारों का प्रहरी कौन है? गार्ड। कौन इसका संरक्षक है? कौन इसको बचाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, एससी या न्यायपालिका।
उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका? जैसे संविधान का अभिभावक कौन है तो उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका, वैसे ही मूल अधिकारों का अभिभावक कौन है तो उच्चतम न्यायालय न्यायपालिका। संविधान जितनी ताकत से बचाने की शक्ति का प्रयोग करता है उच्चतम न्यायालय, ठीक वैसे ही अगर आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से एग्री नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील करने की फी या कुछ कंडीशन होते होंगे। हाँ बेटा बिल्कुल, हाई कोर्ट में तो आप अपील कर सकते हो, उसके लिए इतने कंडीशन नहीं होते हैं। फी तो हमेशा वकील की होती है, कोर्ट की बहुत नॉमिनल फीस होती है। जनरल एक आप अपील करते हो उस पर हो जाता है। मैं कभी अपील करने नहीं गया इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, वो आपको एडवोकेसी से जुड़े हुए लोग बेहतर बताएंगे। लेकिन मैं सामान्य संविधान की बातें आपके साथ कर रहा हूं, तो उसमें उच्च न्यायालय जाने की तो अनुमति होती है, लेकिन उच्च के निर्णय के बाद उच्चतम जाने की स्थितियां नहीं होती हैं। उनके लिए अनुच्छेद 132 से लेकर 136 तक अनुच्छेद में प्रावधान है कि सिविल मामले में किन किन कंडीशंस में आप जा सकते हैं, फौजदारी मामलों में, क्रिमिनल केसेस में किन किन कंडीशन में जा सकते हैं, कोई संवैधानिक मामला है तो आपको ज्यादा आसानी से जाने की छूट मिलती है। ठीक, ये यहां पे क्लियर हो गया। अब इसके सबसे जरूरी जो समझने वाली बात है वो है ये 5 रिट। ये कौन कौन से रिट हैं? तो ये इनके नाम चूंकि अनुच्छेद 32(2) में दिए गए हैं, अनुच्छेद 32(2) में 5 रिट के जो नाम दिए गए, उन 5 रिट को तुम्हें समझा देता हूं। सबसे पहले जो रिट दी गई है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं हैबियस कार्पस, HABEAS CORPUS, हैबियस कार्पस। अनुच्छेद 32 समझने में थोड़ा कठिन है, लेकिन जिस तरह से मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है शायद आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी जो भी डाउट आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें आप पूछते रहिए, कोशिश करूंगा कि समझा सकूं। यही मैं भी कह रहा था कि ऑनलाइन क्लास में आप कितना भी अच्छा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि सामना आमना नहीं होता तो बच्चे उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते। 30-31 बच्चे जुड़े हुए हैं। जब हमने संविधान शुरू किया था तो 137 लोग थे। 32 को इस तरह से समझने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, और तुम लोग पता नहीं क्यों आते ही नहीं हो। जो आए हो उनके लिए नहीं कह रहा, जो आए नहीं उनके लिए कह रहा है। प्रश्न पूछते रहना। अब एक एक रिट। सबसे पहले हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कार्पस, ये सारी रिट के जो टर्म हैं, जैसे हैबियस कार्पस, ये किस भाषा से लिए गए? लैटिन। इनको ध्यान रखना, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना या शरीर लेकर आना। शरीर प्राप्त करना या शरीर लेकर आना, हैबियस कार्पस। ये रिट कब जारी होती है? जैसे कोई अपील हुई कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा रहा था तो बताया था 20 और 22, ठीक, 21, वहां पे किसी को गिरफ्तार कर लिया। अब किसी को कोई जानकारी ही नहीं, तो ये कोर्ट में अपील की जाती है। निवारक निरोध में भी ये किया जाता है कि आप सशरीर उनको कोर्ट के सामने उपस्थित करें, वहां न्यायमूर्ति महोदय खुद ही देख लेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गिरफ्तारी के कारण को बताना और जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको सशरीर लेकर आना। यह रिट किसी व्यक्ति या राज्य या व्यक्तियों के खिलाफ जारी होती है। किसी व्यक्ति ने भी किसी व्यक्ति को अगर जो अपने कब्जे में रख रखा है। क्या क्वेश्चन आया है सर? एक तो एस्पायरिंग टीन, पता नहीं ये कौन से नाम होते हैं, हमारा तो कोई स्टूडेंट है नहीं। ऐसे जिनके नाम होते हैं ये लोग बहुत डिस्टर्ब, कमेंट भी रोज आते हैं फ्रेंड से और फलाना डिकाना। इन लोगों को मैं अब यहाँ से ब्लॉक करने वाला हूँ। पहले तो ये पढ़ लेता हूँ, ये लोग डिस्टर्ब भी करते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे निवेदन है कि अपने नाम से अपनी आईडी बनाएं और उससे जुड़ा करें। सर यूपी में राइट्स के बाद यूपी गवर्नमेंट ने पोस्टर्स लगवाए थे कल्पित के, तो हाई कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। एफआर पर तब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो एससी ने भी उसे वायलेशन माना था, बट गवर्नमेंट अमेंडमेंट ले आई। बेटा ये बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा था, तुम लोग जानते हो कि उसके पीछे क्या था।
सामान्यतः राज्य और नागरिक के बीच। अगर जो अभी आप भारत माता की जय और वंदे मातरम से जुड़े हुए हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, वो दंगे जो हुए थे बहुत गलत थे, दंगे बहुत गलत चीज है। लेकिन जिन्होंने दंगे किए थे वो कह रहे हैं कि हम तो अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ये विरोध कर रहे हैं, हमें अनुच्छेद 19 में अधिकार प्राप्त है कि हम शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और सरकार ऐसे काले कानून, अंधे कानून ला रही, उनका विरोध करे। मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि वो सही मुद्दा था गलत मुद्दा, लेकिन अगर जो ऐसा होता है और पोस्टर लगाए जाते हैं विरोध करने के कारण, तो ये हमारी निजता का उल्लंघन है, ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है, हम पे निगरानी रखने जाने का कारण है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए यही कहेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट क्या कहेगी, अगर जो हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम दंगे कैसे रोकेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, न कि कोर्ट की है। कानून व्यवस्था भी न बिगड़े, ये सरकार की जिम्मेदारी है, और मूल अधिकारों का उल्लंघन राज्य करेगा तो हम उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो राज्य के खिलाफ हम कोर्ट गए थे, वो तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाएगी? हाँ लाएगी। गवर्नमेंट अगर पोस्टर नहीं लगाएगी, प्रतिबंध नहीं लगाएगी, तो व्यवस्था कैसे चलाएगी? ठीक है। और अपना ये नाम बदल लो अगर जो तुम हमारे स्टूडेंट हो। इस तरह के टाइटल से अब हम लोग बिल्कुल अलग होने वाले हैं। एस्पायरिंग टीम। हाँ, क्या बता रहा था? हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस में ध्यान रखना, चाहे वो सरकारी आदमी हो, चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो या राज्य हो, किसी के खिलाफ भी यह रिट जारी हो सकती है। क्लियर? हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस और कोई मतलब नहीं होता, उसमें जिस आदमी के मूल अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है उसको सशरीर लाके कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाता है। क्लियर? नंबर 2, परमादेश, मैंडामस। परमादेश, मैंडामस, MANDAMUS, मैंडामस, MANDAMUS, मैंडामस, परमादेश। यह भी लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? लिख लो, परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। परम धन आदेश मतलब सबसे बड़ा आदेश। अब हम आदेश देते हैं तो फिर इस पर कोई इफ बट नहीं होगी, बस उस आदेश का पालन आपको करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं परमादेश, मैंडामस। यह रिट किसी भी लोक अधिकारी के विरुद्ध निकाली जा सकती है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, मतलब वही राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसको कहा जाए कि राज्य के विरुद्ध या किसी सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध इसको जारी किया जाता है। और यह रिट तब जारी होती है जब कोई अधिकारी अपने जो विधिक कर्तव्य हैं उनका पालन न कर रहा हो। जैसे कोई पुलिस अधिकारी है तो उसका यह विधिक कर्तव्य है कि वो अपने यहां मूल अधिकारों का पालन कराए। वो किसी के साथ भी समता के अधिकार का उल्लंघन या स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसका पालन कराए। अगर जो कोई अधिकारी अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, रेवेन्यू ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, हेल्थ ऑफिसर है, कोई भी विभाग जिसको कोई सार्वजनिक सेवा का कार्य करना है, और अगर जो उसको नहीं कर रहा है वो अधिकारी, तो उसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी हो जाती है। और कोर्ट में जिस चीज की डिमांड होती है उस पर परमादेश हो जाता है, तो उस संबंधित अधिकारी को वह कार्य करना ही पड़ता है। यदि किसी के वैधानिक कर्तव्य का कोई उल्लंघन कर रहा है अधिकारी, उसके खिलाफ जारी होगी, तो फिर उसको वो कार्य करना पड़ेगा। नंबर 3, तीसरी लिखो, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध, यह भी लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, रोक देना। प्रतिषेध माने रोक देना। रोक देना किस अर्थ में होता है? तो ये एक ध्यान रखिएगा, पहले तो यह लिख लो अर्थ इसका रोक देना, फिर लिख लो यह रिट न्यायिक एवं अल्प न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी होती है।
जुडिशियरी के खिलाफ जारी होती है। जुडिशियल बॉडीज, जुडिशियल बॉडी का मतलब सुप्रीम कोर्ट ये रिट हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या किसी अन्य जुडिशियल बॉडी के खिलाफ जारी करेगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मामला चल रहा है, उस मामले में सुनवाई लोअर कोर्ट में या कहीं चल रही, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और मेरे मूल अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो ऐसे अर्थ में, ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर देता है संबंधित न्यायालय को कि अब प्रोहिबिशन रिट जारी हो गई है, प्रतिषेध जारी हो गया, आप अपनी सुनवाई रोक दीजिए और इस मामले को मेरे पास भेज दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में सिर्फ सुनवाई करेगा। क्लियर? ये हो गया प्रोहिबिशन। यह रिट हमेशा तब निकाली जाती है जब कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा हो या ठीक से वहां पर न्याय की प्रक्रिया न हो रही हो, तो उनको रोक दिया जाता है और बड़ा न्यायालय अपने पास उसको मंगा के और खुद उस पर सुनवाई करने लगता है। रोक दिया जाता है कि आप सुनवाई नहीं करेंगे। तीसरी रिट हो गई प्रोहिबिशन। चौथी लिखिए, नंबर 4, को वारंटो, QUOWARRANTO, को वारंटो। हिंदी में इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा किताब आप लोग पढ़ा करिए, टर्म कम से कम आपको समझ में आए। मैं बार बार कहता हूं, बिना किताब पढ़े कोई भी सफलता पाने की उम्मीद न करे। कल इंटरव्यू के बच्चे आए थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, वहां बच्चे बता रहे थे कि वो कहते हैं किताबें न पढ़ो, ऐसा न करो, इससे ये हो जाए। किताब जरूर पढ़नी है आपको प्री और मेंस पास करने के लिए, नोट्स के भरोसे ये लड़ाई पार नहीं होती। टेक्स्ट बुक का अध्ययन करिए। एक दोस्त, चलिए, को वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? आपको क्या अधिकार है, आपको क्या अधिकार है। इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि इसका अर्थ क्या निकल के आता है कि अब आपको कोई अधिकार नहीं है। जैसे दो लोग लड़ाई कर रहे हो, आप उधर से निकलो और आप कुछ उसमें बीच बिचाव करो या कुछ कहो, तो वो लोग कहते हैं आप कौन होते हो, आप कौन होते हो। इस बात का मतलब क्या है? आप कुछ नहीं होते हो। ठीक, यहां पे को वारंटो के लिए क्या अर्थ निकल के आता है? आपको क्या अधिकार है। इस लाइन का अर्थ हुआ अब आपको कोई अधिकार नहीं है। यह रिट तब जारी की जाती है जब सार्वजनिक अधिकारियों के हित सुरक्षित नहीं होते। सामान्यतः जैसे किसी ने कोई गलत पद प्राप्त कर लिया है, किसी तरीके से, सबसे फेमस अभी सीबीसी पीजे थॉमस के खिलाफ जब को वारंटो जारी हुई थी तब चर्चित हुआ था। जैसे कोई पद पर आकर अधिकारी बैठ गया है और वो अपने कर्तव्यों का, विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है या गलत तरीके से कर रहा है या गलत व्यक्ति को पद मिल गया है, तो अगर जो कोई जाता है कि साहब मेरे मूल अधिकारों को उल्लंघन हुआ है, ये पद उसको प्राप्त हो गया है, तो ऐसी स्थितियों में न्यायालय उस सक्षम अधिकारी के विरुद्ध को वारंटो जारी कर देता है और उसी समय से उस व्यक्ति के सभी अधिकार सीज हो जाते हैं, वो अधिकारों से विरत हो जाता है। ठीक, अधिकार उसके पास कुछ नहीं होता। फिर सरकार उसको पद से हटा सकती है या उसकी जगह किसी दूसरे को बिठा सकती है, लेकिन को वारंटो जारी होने के बाद अधिकार शून्यता की स्थिति होती है उसके सम्मुख जिसके विरुद्ध को वारंटो जारी होता है। ठीक है दोस्तों, नंबर 5 और लास्ट रिट जो इस अनुच्छेद 32 में दी गई है वो है सर्स्यूरेरी। CERTIORARI, सर्स्यूरेरी। हिंदी में इसको कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, किताब से आप लोग ये टर्म पढ़ा करिए, उत्प्रेषण या सर्स्यूरेरी। ये भी लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है अधिक जानकारी प्राप्त करना। किसी मामले में कोई सुनवाई चल रही है, ये ध्यान रखिएगा, जो सर्स्यूरेरी है, उत्प्रेषण है, यह भी न्यायिक एवं अल्प न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी होती है। आप लोग अलग से याद कर लेना कि उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन और सर्स्यूरेरी, ये दो रिट
न्यायपालिका के खिलाफ जारी करती है। हमेशा बड़ा कोर्ट नीचे के कोर्ट के लिए जारी करता है, सर्स्यूरेरी और प्रोहिबिशन। इसमें प्रोहिबिशन में ये होता है कि आप कार्यवाही रोक दीजिए, अब हम केस सुनेंगे। सर्स्यूरेरी में होता है सारी जानकारी हमारे पास भेज दीजिए। उसी केस से संबंधित एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट उस केस पे सर्स्यूरेरी जारी कर देता है। अब उस केस से संबंधित जितने भी केस जिन भी कोर्ट में चल रहे हैं नीचे, वो सारे इकट्ठे होकर अपर कोर्ट की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये 5 रिट जारी होती हैं मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, जो अनुच्छेद 32 के तहत होती हैं। ये बात हमने आपको स्पष्ट करके समझा दी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। यहीं पर अनुच्छेद 32 से जुड़ा हुआ एक मामला आता है, इसको भी यहीं पे समझा दे रहा, जिसको कहते हैं जनहित याचिका, PIL। अखबारों में छाया रहने वाला बहुत फेमस टर्म है PIL, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एल में थोड़ा ज्यादा लंबा निकल गया है, तुम्हें लगे क्या लिख दिया, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। PIL क्या है, ये क्यों इतना चर्चित रहता है, कहां इसकी पूरी कहानी? सर, हैबियस कार्पस कैन बी यूज्ड इन प्रिवेंटिव, यस, सबसे ज्यादा तो वही यूज होता है यार। अगर SC के डिसीजन से एग्री नहीं है तो इंटरनेशनल कोर्ट के क्या प्रोसीजर होता? बेटा, इंटरनेशनल कोर्ट तुम्हारे लिए नहीं होता, इंटरनेशनल कोर्ट कंट्रीज के लिए होता है, देशों के लिए, लोगों के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट से सहमत नहीं हो तो सहमत हो जाना चाहिए, ठीक, एक ही लाइन। यदि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है तो आपको सहमत हो जाना चाहिए, बस। चलिए, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है 1980 से। 1980 दिसंबर में ये केस आया था। 81 से PIL दाखिल होनी शुरू हुई थी। दिसंबर 80 में इसकी हियरिंग हुई थी। बिहार का केस था। इसको ये कहा जाता है तो कि इसकी शुरुआत भारत में किसने की? पहला प्रश्न ये आता है तो PN भगवती, न्यायमूर्ति PN भगवती। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी समझाऊंगा, लेकिन परीक्षा के तथ्य आपको बता दे रहा है कि 1980, 1981, 80 इसलिए दिसंबर में केस का निर्णय हुआ, 81 से शुरुआत हुई थी। किसने शुरुआत की भारत में? तो PN भगवती, उनके साथ बेंच में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर और PN भगवती दोनों का नाम लिया जाता है। ऑप्शन में दोनों हो तो PN भगवती, और यदि ऑप्शन में PN भगवती ना हो तो कृष्णा अय्यर। इन दो के अलावा कोई तीसरा नाम ऑप्शन में होगा नहीं। PN भगवती की बेंच थी, कृष्णा अय्यर उसमें साथ थी। क्लियर? 1980-81 इसकी शुरुआत है। कहानी क्या है वो ये है कि कभी कभी मूल अधिकारों का उल्लंघन जिस आदमी का हो रहा है, अभी आपको हम जब 33, 34 और 35 3 अनुच्छेद बताएंगे तब ये बात बताएंगे कि मूल अधिकारों का खतरा किसका होता है? कमजोर व्यक्ति का। ताकतवर आदमी के मूल अधिकारों पर कभी खतरा नहीं होता। मूल अधिकारों की चिंता कमजोर आदमी के साथ होती है। जैसे बराबरी, बड़ा आदमी है तो बड़ा आदमी तो सबसे बराबरी, स्वतंत्रता, ठीक, शोषण किसका होता है? कमजोर आदमी। जो आदमी अपने मूल अधिकारों को नहीं बचा पा रहा वो कमजोर आदमी, और मूल अधिकार उसके बच नहीं रहे इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहा। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सामान्यतः जितनी फीस है और जो प्रक्रिया है और देश में जहां है वहां तक जाना बहुत कठिन है। इसलिए अगर जो भले ही हमने अनुच्छेद 32 जिसे आदरणीय अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा, उस अनुच्छेद का लाभ तो तब होगा जब कमजोर और गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट में रिट कर सके। सुप्रीम कोर्ट में रिट करना, अगर जो ईमानदारी से कहूं अभी कोई मामला हो तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि वो प्रक्रिया बहुत कठिन है और बहुत खर्चीली है। लेकिन जब ये हो ही नहीं सकता तो फिर अनुच्छेद 32 का कोई अर्थ नहीं है, फिर तो 32 बेकार है। तो इसी मामले पे बात होते हुए, और होता क्या था कि कोर्ट ये कहता था जिस आदमी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो आदमी आए अपील करे, लेकिन वो आदमी आ ही नहीं पा रहा था। तो यहां पर माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि जिस किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है उसके स्थान पर यदि कोई अन्य व्यक्ति या अन्य संस्था या कोई गैर सरकारी संस्था भी अपील करती है तो उस पर सुनवाई की जाएगी। और इसी निर्णय में उन्होंने आगे कह दिया
कि न्यायालय स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, और यदि कोई चिट्ठी लिखकर मैसेज के माध्यम से भी न्यायमूर्ति या न्यायालय को यह सूचित कर देता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो न्यायालय उस पर सुनवाई कर सकती है। इससे क्या हुआ कि मूल अधिकारों का जिसका उल्लंघन हुआ, जैसे कभी ये हुआ कि अखबार में खबर छपी, फला जगह दलित बस्ती को आग लगा दी गई, न्यायमूर्ति महोदय ने वो खबर अखबार में पढ़ी, अगले दिन कोर्ट में बैठे, कोर्ट में बैठते ही उन्होंने कहा कि सरकारी वकील वहां होते ही हैं कि आप आइए और ये क्या आपकी सरकार कर रही है, हम इस पे सुनवाई करेंगे। तो पीआईएल में पहली चीज तो ये आई कि जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों को उल्लंघन हुआ उसकी जगह कोई अन्य व्यक्ति या संस्था अपील कर सकती है। दूसरा, न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकता है। तीसरा, किसी भी माध्यम से न्यायालय को यह सूचित किया जा सकता है। क्लियर? अब इससे क्या होने लगा कि किसी के साथ अन्याय हुआ है, पीआईएल कोई और कर दे रहा, इसलिए पीआईएल। लेकिन पीआईएल में आपके साथ कभी उल्लंघन हो तो अब आगे आपको बता दे रहा कि आप चिट्ठी लिख के भेज दीजिए, आदरणीय प्रातः स्मरणीय सम्माननीय श्री मुख्य न्यायमूर्ति भारत सरकार नई दिल्ली, और आपके केस को सुन लिया जाएगा। लेकिन सही मामला होना चाहिए। गलत लोग जो पीआईएल डालते हैं उन पे फाइन भी लगता है, ठीक है। बहुत लोगों को कोर्ट पीआईएल करने से रोक देता है क्योंकि वो रोज फालतू के मामलों पीआईएल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इतना कीमती समय बर्बाद करते हैं। ठीक, ये हो गई कहानी जनहित याचिका पीआईएल। यहां तक किसी का क्वेश्चन हो कोई? अब 32 यहां तक हमारे मूल अधिकारों की बात हो गई। हमने कहा था अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इस भाग में है, लेकिन जो समता का अधिकार है वो 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अल्पसंख्यक हितों के लिए धर्म और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। तो ये कुल 6 मूल अधिकार हो गए। इसके बाद इस भाग में 3 अनुच्छेद और बचते हैं, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। अब इन पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए अनुच्छेद 33। किस कंट्री से आई है, इसके उत्तर के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया का विकल्प चुन लेते हैं, और सबसे ज्यादा कहां यूज होती है तो अमेरिका। ठीक, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो ऑप्शन मिले वो आप चुन सकते हो, क्योंकि इन देशों में पीआईएल यूज हो रही थी। इसलिए कहीं भी आप निश्चित आधार पर ये नहीं कह सकते कि इसी देश से आई, लेकिन जिस तरह का निर्णय हमारे यहाँ जारी हुआ वो ऑस्ट्रेलिया से मिलता जुलता है, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया को मानते हैं। सर्वाधिक प्रभाव पीआईएल का किस देश में है तो अमेरिका मानते हैं। अमेरिका में भारत से पहले पीआईएल हो रही थी, तो अमेरिका भी सही ऑप्शन है। अमेरिका को ही ज्यादा किताबों में दिया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से पीआईएल की प्रक्रिया है वो हमारे ज्यादा करीब है। अनुच्छेद 33, आर्टिकल 33 की हेडिंग लिखिए। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, power of parliament to modify the rights conferred by this part in their application to forces etc. इस अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है इसको पहले आपको समझा देता हूं, हेडिंग से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसमें कहा गया कि संसद कानून बनाकर इस भाग में दिए गए अधिकारों को सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों, आसूचना या प्रत्यासूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को, या किसी बल, ब्यूरो या संगठन के या स्थापित दूरसंचार प्रणाली के सदस्यों को इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों के लागू होने में किस विस्तार तक निर्बाधित निराकृत किया जाए, उनके कर्तव्यों के उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे, इसके लिए रोक लगाता है।
अब सरल शब्दों में समझा दे रहा कि यह अनुच्छेद 33 यह कहता है कि लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बल, मतलब सरकारी जो आईएएस पीसीएस वाली तुम्हारी लाइन, सशस्त्र बल जिसमें सेना, वायुसेना, नौसेना सारी आ जाती हैं, और तुम्हारी पुलिस और अर्धसैनिक बल आ जाते हैं, जिसमें भी शस्त्र रखने का अधिकार है। ये लॉ का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो इसलिए इसको संबोधित कर देता हूं। जैसे प्रोहिबिशन, सर्स्यूरेरी और मेंडामस, इनकी प्रकृति जो है, जैसे हमने बताया था सर्स्यूरेरी और प्रोहिबिशन तो न्यायिक मामलों में ही जारी होता है, मेंडामस भी एक तरीके से लीगल मामला होता है। मेंडामस में विधिक कर्तव्य, हमने अभी समझाते हुए बताया था कि यदि कोई अपने विधिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो विधिक कर्तव्य क्या है, ये लीगल मामला हो जाता है। तो लीगल मामले ही इन तीनों रेट्स में आते हैं, इसलिए लोकस स्टैंडी प्रिंसिपल यहां पे आता है। फिर आ जाओ 33 को मैं सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं कि क्या, जिनके पास हथियार है, सशस्त्र बल, जो सरकारी नौकरी, आईएएस पीसीएस, ये लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बल, फिर आसूचना, इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस से जुड़े हुए सारी चीजें। उसके बाद कहा गया कि दूरसंचार और अन्य ब्यूरो बल। आज की तारीख में संसद ने कानून बनाकर सभी सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोगों से मूल अधिकार वापस ले लिए। जब भी आप कोई नौकरी ज्वाइन करते हो, आज आप आईएएस पीसीएस बनने के लिए यहाँ पढ़ रहे हो, जैसे ही आईएएस पीसीएस बनोगे, अनुच्छेद 33 में जो अधिकार दिया गया संसद को कि वो मूल अधिकार का उपांतरण कर सकता है, तो उस आधार पर आपके मूल अधिकार आपके पास नहीं होंगे। अब आप कहो तो सर आईएएस बनना चाहिए कि नहीं? आईएएस बन जाओगे तो मूल अधिकारों की जरूरत ही नहीं रहेगी। मूल अधिकारों की जरूरत कमजोर आदमी को होती है, ताकतवर को नहीं। आईएएस पीसीएस होते ही तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि मूल अधिकारों की कोई कहानी और लड़ाई आपके साथ बचेगी ही नहीं। ठीक है, तो मूल अधिकारों के लिए कमजोर आदमी को जरूरत है। सरकारी लोग, आप मास्टर हो गए, अभी कोरोना वाली महामारी है, कोरोना वॉरियर्स, अब आपसे कहा जाए कि आपको ये ड्यूटी निभानी है, आप कह दो हम नहीं निभाएंगे क्योंकि मेरा मूल अधिकार है, हम बिना इच्छा के, कोई बलात् श्रम हमसे नहीं लिया जा सकता, अनुच्छेद 23। तो सरकारी नौकरी में आने के बाद आपसे मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे, सेना के मूल अधिकार नहीं होंगे, इंटेलिजेंस के मूल अधिकार, ये 33 में लिखा हुआ है। तो कोई भी सरकारी नौकरी ज्वाइन करने से पहले तय होता है कि अब आप मूल अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। यह है अनुच्छेद 33। क्लियर? बस ध्यान रखना कि मूल अधिकार छीनने की शक्ति किसको है? सिर्फ संसद को। संसद कानून बनाकर सरकारी नौकरी वाले लोगों से मूल अधिकार ले लेती, बस ये बात है 33। अब अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 आर्टिकल 34 की क्या भाषा है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, restriction on rights conferred by this part while military law is in force in any area। यदि किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है, मिलिट्री लॉ लागू है, मार्शल लॉ, इसको मिलिट्री लॉ, मार्शल लॉ कहते हैं, मार्शल का कोई कानून लागू है, कोर्ट मार्शल सुना है? मार्शल का कोर्ट होता है वो। ऐसे ही मार्शल के कानून होते हैं। मार्शल की अपनी पुलिस होती है, मिलिट्री पुलिस। बरेली में आप लोग कैंटोनमेंट में जाते हो तो जिनके कंधे को लाल पट्टा लगा होता है जिसपे लिखा होता है एमपी, मिलिट्री पुलिस। ये सीपी होती है तुम्हारी सिविल पुलिस, वो मिलिट्री पुलिस होती है, लंबे लंबे जवान एकदम हट्टे कट्टे, तो वो फौजियों की पुलिस है। अगर जो कोई सैनिक कोई गलत काम करेगा तो मिलिट्री पुलिस, और फिर उसकी सुनवाई कहाँ होती है? मिलिट्री कोर्ट, मार्शल कोर्ट। तो उसी को कोर्ट मार्शल कहा जाता है कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ। तो कोर्ट मार्शल क्या है? मार्शल के कानून से चलने वाला कोर्ट। तो जैसे कहीं भी व्यवस्था बहुत खराब हो जाती है, लोक व्यवस्था नहीं बनती, तो हम कहते हैं इस एरिया को किसके हवाले कर दो? सेना। अभी कोरोना के लिए भी हो रहा था कि लोग ऐसे नहीं मानेंगे लॉकडाउन को, अगर जो इसकी चेन को तोड़ना है तो आप आर्मी के हवाले कर दो। आर्मी जहां आ जाती है, मार्शल जहां आ जाते हैं, वहां पर संसद कानून बनाकर मूल अधिकारों को लागू नहीं रहने देती है। ये ताकत किसको दी गई? संसद को।
यदि संसद कहीं चाहे और मिलिट्री लॉ लागू करा दे तो वहां पर यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उस उल्लंघन को पहले ही संसद माफी घोषित कर देता है। तो शॉर्ट में एक लाइन में समझने के लिए, यदि किसी एरिया में सेना लगा दी जाती है तो वहां पर मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और संसद इसको कानूनन बनाती है। क्लियर ये पॉइंट। अब अगर जो मार्शल लॉ लग गया तो मूल अधिकार की चिंता भूल जाओ। तो 33 और 34 दोनों में क्या हुआ, मूल अधिकार कम किए गए। 33 में किसके, सरकारी नौकरी शॉर्ट में। 34 में किसके, जहां आर्मी लगा दी गई। इसीलिए जहां मार्शल साहब आके अपना संभाल लेते हैं मामला, बरेली में एक बार दंगा हुआ था तब ये कहा जा रहा था मार्शल लॉ लगेगा, सेना के हवाले किया जाए। सेना जहां आती है फिर वो न कोई राजनेता की बात सुनती है, न कुछ मानती है, न पुलिस की तरह उनके यहाँ दलाली और ठेकेदारी चलती है। वो लोग मार मार के फिट कर देते हैं। कल कानपुर में इतनी हृदय विदारक घटना घटी जिसमें खबर ये आ रही कहीं पुलिस के ही किसी आदमी ने मुखबिरी की होगी कि अब पुलिस छापामारी की कार्यवाही करने आ रही, घेर के मार दिया उस दुर्दांत अपराधी ने। ऐसी घटनाएं, आर्मी में ये सब संभव नहीं होता। इसलिए मार्शल जहां आते हैं वहां फिर मूल अधिकारों की बात नहीं होती। क्लियर ये पॉइंट 34। अगला लिख लो अनुच्छेद 35। 35 में सिर्फ एक लाइन में लिख लो। वैसे तो अनुच्छेद 35 बहुत लंबा है लेकिन शॉर्ट में उसका ये जो मतलब है वो तुम याद रखना। लिख लो अनुच्छेद 35 आर्टिकल 35। अनुच्छेद 33, 34 और इससे संबंधित किसी विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा, ओनली पार्लियामेंट। मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होगी। 33 और 34 के मामले में भी कोई कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल को नहीं होगी। मतलब राज्य सरकारें कुछ नहीं कर सकती मूल अधिकार के मामले में। 33 और 34 क्योंकि दोनों में मूल अधिकार कम किए जा रहे हैं तो ये शक्ति हमने 35 के माध्यम से किसको दे रखी है, सिर्फ संसद। अब यहीं पे छोटी सी एक बात जो अब इतिहास हो गई है लेकिन याद दिला दे रहा, 35A जो कि मोदी साहब ने खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर में था तो तुम लोग कहो उसे 35 में ही क्यों जोड़ा गया था। 35A संविधान की किताब में कभी नहीं शामिल हुआ, सिर्फ प्रभाव में था राष्ट्रपति के दस्तखत से, हस्ताक्षर से। उसका मतलब यही था कि जम्मू कश्मीर में उसी तरह से सबके मूल अधिकार नहीं थे जैसे कि भारत के अन्य हिस्सों में, तो वहां भी मूल अधिकार कम हुए थे। और किसके संदर्भ में, एक राज्य के संदर्भ में। इसलिए 35 से कहां जोड़ा गया था, इसी मूल अधिकार वाले में, लेकिन जुड़ा कभी नहीं था। अब तो वो राष्ट्रपति ने दस्तखत करके शुरू किया तो दस्तखत करके ही खत्म कर दिया, ये कहानी हो गई खत्म। कुल मिला के आज हमने तुमसे मूल अधिकारों पर अपनी ये बातचीत पूरी कर ली। किसी का भी यहां तक कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे पूछ सकता है। अनुच्छेद 33, 34, 35 किसी की भी कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। लगातार बोलते बोलते थक गया हूं, प्रश्न पूछ लिया करो तो शायद ब्रेक मिल जाए, लेकिन जो पढ़ाता हूं उसी संबंधित पूछा करो। कोई भी क्वेश्चन नहीं, सब समझ में आ गया। चलिए थैंक यू। भाग 3 हमारा पूरा होता है। कल हम आप लोगों से बात करेंगे भाग 4, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी। कल नहीं, कल तो संडे है, संडे को आराम करेंगे, आम खाएंगे, मंडे को आपसे मिलेंगे। मंडे सुबह 9 बजे डीपीएसपी पे बात करने के लिए हम लोग एकत्र होंगे। आवाज आ रही है हमारी, सुन रहे हैं ना आप लोग? एकदम सन्नाटा है आप लोगों की तरफ से, ज्यादा कठिन पढ़ा दिया लग रहा आज। ठीक है सर, हिंदी की क्लास कब स्टार्ट होगी? अरे यार, इंटरव्यू वाले बच्चों को टाइम देने के चक्कर में हिंदी के लिए टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा। चलो आज तय करते हैं, आज कुछ देखते हैं, नहीं तो मंडे से हिंदी के लिए भी कोई टाइम निश्चित कर देते हैं। इंटरव्यू वाले बच्चों को टाइम, कल भी उसी में ज्यादा टाइम दिया, तो अभी भी तुमसे बात करते करते जिस बच्चे का फोन था वो भी इंटरव्यू वाला है, अब इन लोगों को टाइम ज्यादा देना पड़ रहा। खैर हिंदी का भी शुरू करते हैं, ठीक।
समझ में आ गया आज की बात? कोई प्रश्न हो? अब कल संडे छुट्टी रहेगी, मंडे को 9 बजे फिर मिलेंगे और डीपीएसपी पे बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जिसमें राज्य के कर्तव्य हम तुम्हें समझाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हिंदी भी देखते हैं, मंडे से हम कोशिश करेंगे। शुरू कर दे बेटा रुचि। कितना शुरू करें, क्या करें इस कोरोना में, समझ में नहीं आ रहा। ठीक, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और स्वस्थ रखिए अपने को, इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखिए। बरेली में बुरी तरह से कोरोना फैल रहा है, आप लोग अपना खुद ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।